नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही नई मजाहत। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो खबरें अहम खबरें हैं जिन पर हम तबसरा करने वाले हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी जो नारा लगाया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो उसका आप देखेंगे कि मोहब्बत की दुकानें हर तरफ खुल रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको हम लिए चलते हैं उत्तराखंड में। आपने देखा कि किस तरह एक नौजवान को यानी उसने एक अपने पड़ोसी दुकानदार को बचाने की कोशिश की, ज़ईफ़ दुकानदार को बचाने की कोशिश की, और फिर आपने देखा कि किस तरह उस नौजवान के ख़िलाफ़ संघ परिवार उठ खड़ा हुआ, उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई। और हाल तो यह है कि उसका जो जिम है उसकी जो रुकनीत यानी जो मेंबरशिप थी 150 से कम होकर 12 या 15 होकर रह गई। ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 10 या 12 एडवोकेट्स आगे बढ़े और उन्होंने 1 साल की मेंबरशिप हासिल की। अब उसके ताल्लुक से यानी दिल्ली में उस नौजवान ने, यानी मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद दीपक की, यानी दीपक कुमार की, जो बाद में मोहम्मद दीपक बन गए। और आपने देखा कि राहुल गांधी ने एक दिल्ली में उनसे मुलाकात के मौके पर बहुत ज़्यादा उस नौजवान की सताइश की और कहा कि सब मसावत और मोहब्बत का राहुल गांधी ने पैगाम दिया और कहा कि हर इंसान एक समान है और यही मोहब्बत की दुकान है, यानी नफ़रत के बाज़ार में यही मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने ये दिया, यानी मैसेज दिया है। और राहुल गांधी ने फ़ोन पर न सिर्फ इस नौजवान से बातचीत की, उनका खैरियत दरियाफ्त की, बल्कि फ़ोन पर दीपक कुमार की अहलिया से भी बात की और कहा कि डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि आपने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को मुस्तहकम किया है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम किया है, और तमाम इंसान जो है एक समान है, इसका पैगाम आपने दिया है। इस तरह की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि कोट दवार को भी वो आएंगे और मेंबरशिप, वो जो मोहम्मद दीपक की जो जिम है उसकी मेंबरशिप भी हासिल करेंगे। ये वाक़या बहुत ही गैर मामूली वाक़या, और आप देखेंगे कि आज इस तरह के नौजवानों को की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। और एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप देखेंगे कि ये कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कदीम मस्जिद है और उस कदीम मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और मुस्लिम तलबा ने मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। और आप देखेंगे कि उनका तहफ़्फ़ुज़ या उनका जो हिफाजती घेरा बनाया वो कोई और नहीं बल्कि हिंदू तलबा ने बनाया है। तो ये इन वाक़या से पता चलता है कि इंसानियत मरी नहीं है, इंसानियत ज़िंदा है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी नई मजाहत की तरफ और मोहम्मद दीपक के बारे में जो आज मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, उस ताल्लुक़ से उनसे पूछते हैं। देखिए, आज भी दुनिया जो कायम है, अमन जो कायम है, वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसको कायम करने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। चंद सियासी जमातें बिलखुसूस सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुल्क में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हर चीज़ को मज़हब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पड़ोसी की अगर किसी पर मुसीबत आ जाती है तो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा के उसके लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसी एक मिसाल है मोहम्मद दीपक की, जो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता है। एक मुस्लिम दुकानदार के नाम को तब्दील करने के लिए हिंदुत्व तंजीमों ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। तब ये नाम दीपक कुमार जो है वो वहाँ पर आ गए और उन लोगों ने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया और डट के मुकाबला किया। ये जो वाक़या है पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, बल्कि दुनिया में फैल गया है। इसको इंसानियत की नज़र से देखा जा रहा है। ये अलग बात है कि इन दीपक के ख़िलाफ़ बहुत से लोग, हिंदू जो तंजीमें हैं वो ख़िलाफ़ हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी जिम से मेंबरशिप निकाली गई है, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे ठहरे हुए हैं, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली तलब करते हुए उनसे मुलाकात की है और ख़ुशी का इज़हार किया है और ये भी कहा है कि वो भी ख़ुद उनकी जिम की मेंबरशिप कबूल करेंगे। आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीला ने भी, जी हाँ 10 से 12 सुप्रीम कोर्ट के वकीला थे जिन्होंने कहा कि हम पर दीपक कुमार जो है ना उनके जिम की मेंबरशिप लेंगे। बहुत बड़ी बात है, एक साल की मेंबरशिप ली है उन्होंने। जो देखिए आज के दौर में जो माहौल पैदा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हम भी हिंदुओं के साथ बाजू रहते हैं। हम लोगों में कोई तनाज़ात नहीं है, दोस्त है भैया हमारे। जब भी इलेक्शंस आते हैं या फिर कोई त्यौहार वगैरह होता है तो ऐसी मौके पर जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं वो
अपना अपना सियासी मफादात की तकमील के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जी जी, बहुत अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ। लेकिन दीपक कुमार ने जो दीप जलाया है, रोशन की है शमा, ये मोहब्बत की शमा है और इसको बुझने नहीं देना चाहिए, और ये तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। राहुल गांधी इस तरह के आपने ये नौजवान, भी कहा और एक सारे आप जी बताइए। जी, राहुल गांधी ने जिस तरह इस नौजवान को मदऊ किया, दावत दी, उससे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, तो हमेशा राहुल गांधी ने इस तरह के इकदाम किए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 2012-13 का जो वाक़या पेश आया था, दिल्ली रेप केस, बहुत ही ख़तरनाक रेप केस था, और उसमें आप देखेंगे उसके बाद कानून बनाया गया, उस लड़की का जब डेथ हो गई, और आप देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए अपोजिशन मुतहदा तौर पर आ गई थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, जी हाँ, जी हाँ, फिर भी वो रोड पे आ गए थे, रोड पे आ गए थे, सोनिया गांधी भी रोड पे आई थी। रोड पे, बिल्कुल बिल्कुल। आज दिल्ली में इतने वाक़यात हो रहे हैं, हिंदुस्तान भर में इतने वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है वो। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि नईम आज़ाद को मैं बता रहा था कि किस अंदाज में जब उस लड़की को यानी मौत के घाट उतार दिया गया, तो आप देखेंगे कि किस तरह सोनिया गांधी हो, चाहे कांग्रेसी कायदीन हो, मंजर आम पर आ गए थे। लेकिन अपोजिशन, और इसकी ये कहा जा रहा था कि उसे RSS की तायद हासिल थी, BJP की तायद हासिल थी, और उसके बाद आप देखेंगे कि योगा गुरु रामदेव जो शलवार पहन कर भाग गए थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जो वाक़या हुआ था, आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने उसके भाई को, उस लड़की के भाई को पायलट बनाया जी, क्या कोई मामूली बात नहीं है। तो इस तरह आप देखिए इस नौजवान के इन्होंने हौसला अफजाई की है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन पूरे के पूरे सेकुलर है। जी जी, वहाँ पे भी चंद लोग हैं जिनके पास चड्डी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पूरी क्लीन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पार्टी का कायद होता है, जिससे पार्टी चलती है, अगर वो सेकुलर जहन का होता है और सेकुलर मिजाज की बात करता है, हमेशा सेकुलरिज्म फैलाने की बात करता है, तमाम तबक़ात में इत्तेहाद की बात करता है, तो ऐसे पार्टी की, ऐसे कायद की हमेशा सताइश होना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि तमाम लोग, हिंदुत्व ताकतें दीपक से रिश्ता तोड़ लिए थे, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं इंसानियत नवाज जो आगे बढ़ के आए हैं और उन्होंने दीपक का साथ दिया है, और देना भी चाहिए। ये सिर्फ उत्तराखंड का वाक़या नहीं है, अगर कहीं और भी वाक़या होता है, किसी मुस्लिम गलबा वाले आबादी में किसी हिंदू दर्जी को या किसी और को परेशान करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो भी दीपक की तरह वहाँ खड़े हो जाएं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, कौमी यकजहती की दीवार बन जाए। जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो यूपी जा रहा हूँ मैं। आप यूपी की जब बात हम कर रहे थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक आपको बता दूँ, नहीं मुझे साहब, वहाँ लाल बारादरी है यूनिवर्सिटी में, लाल बारादरी, उसके अंदर एक ख़दीम मस्जिद है, उसको उसके गेट को ताला डाल दिया गया था, सीज कर दिया गया था, सील कर दिया था होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद जो बच्चे थे तलबा, जो मुस्लिम तलबा, जी हाँ, जी हाँ, जबकि नमाज पढ़ने के जी हाँ, जी हाँ, और मस्जिद आसार ख़दीमा की है वो, और पहले से चलो भाई नहीं बनाया। तो बहरहाल वहाँ पर मस्जिद जैसे बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, मुस्लिम तलबा वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे। आप वहाँ देखिए कि फ़िरका परस्ती तो बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हिंदू तलबा उनके हिफाजती ढाल बन गए, आके ठहर गए वो लोग, और किसी को आगे आने नहीं दिया। आज अच्छी खबर सुनाया। जी जी जी, पहले तो दीपक की बात जी हाँ, जी हाँ, हम इससे पहले भी दीपक की बात किए थे, लेकिन आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में दो खबरें हैं भाई, बहुत अच्छी खबरें, बहुत अच्छी खबर है। जी जी, देखिए ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, इसको ही कहते हैं। देखिए मजहब, हर एक का मजहब अपनी अपनी जगह है, इबादत कर लो भैया, कोई भी मजहब ये तशद्दुद के दरस नहीं देता। जी हाँ, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे रियासत में जहाँ पर फ़िरका परस्ती रूज पे है, वहाँ पर हिंदू तलबा ने मुस्लिम भाइयों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया है, जो ढाल बनकर खड़े हो गए हैं नमाजियों के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे भी देखिए, जैसे बोलते ना अंधेरे में रोशनी की किरण है, जी हाँ, जिस पर उसको उससे जोड़ सकते हैं। और वैसे देखिए, अब हमारे मेरे बचपन के दोस्त हैं, हिंदूज़ हैं, हम उनके घर में जाते हैं, उनके ईद और त्यौहार जो त्यौहार होते हैं उसमें खुश होते हैं। इवन आप अंदाज़ा कीजिए कि जो अरकान ख़ानदान होते हैं, हमें अपना रुकन ख़ानदान समझते हैं, मेंबर समझते हैं वो। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि देखिए मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता मेरे भाई। जी जी, तो बहरहाल नाज़रीन, जैसे ही इस यूनिवर्सिटी के गेट के पास आप देखेंगे कि बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, गेट को सील कर दिया गया, और तो उसके बाद हिंदू तलबा की निगरानी में इन बच्चों ने नमाज अदा की, और इमरान प्रतापगढ़ी ने सिर्फ तयखुन दिया कि मैं मुनासिब फोरम पर इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। यहाँ तयखुन नहीं भाई, अमली इक़दाम की ज़रूरत होती है। देखिए बिल्कुल सच बात है, तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। जिस तरह से हिंदू बच्चे अगर आके मुसलमानों के बच्चों की नमाज की हिफाजत कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर एक को मजहब से बलाता रोके। ये और एक बात क्या, पहले से मस्जिद है ना ऊपर, नई नहीं बनाई गई है,
चलो भाई नहीं बनाई कदीम मस्जिद है भाई, आसर खदीमा की है वो भी। तो अब पहले से अगर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी यहाँ पर तो अभी भी दी जानी चाहिए। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि नईम आज़ाद ने खुशी का इजहार किया कि चलिए 2 खबरें तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन एक तीसरी खबर है राजस्थान से जिसका ताल्लुक़ है। राजस्थान के एक साबिक़ बीजेपी रुकन पार्लियामेंट है। आपको अंदाज़ा कीजिए कि गरीब जो होता है, ये कहा जाता है गुर्बत का कोई मज़हब नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, कोई इलाका, कोई ज़ात पात नहीं होता। तो बहरहाल सर्दी, अब अंदाज़ा कीजिए अगर सर्दी में कोई जाता है तो समझिए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुसलमान अगर देखता है तो फ़ौरन रुक जाता है और उसे गर्म लिबास देने की कोशिश करता है। हैदराबाद की तो मैं बात कर रहा हूँ, तेलंगाना की गारंटी के साथ। और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर हिंदू होता है तो वो कहता है कि भगवान तेरा भला करे, और मुसलमान होता है तो वो अल्लाह के दरबार में आपके लिए दुआ करता है। इस तरह के मनाजिर हम अक्सर देखते हैं, अक्सर देखते हैं। लेकिन राजस्थान के एक साबिक़ बीजेपी रुकन पार्लियामेंट है और उनका नाम है जौनपुरिया, सुखबीर सिंह जौनपुरिया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बहुत अच्छा काम किया। वो गुरबा में ब्लैंकेट्स तकसीम कर रहे थे। ब्लैंकेट तकसीम करते हुए जब एक खातून के नंबर आया तो खातून को भी उसने ब्लैंकेट बतौर अतिया पेश की और कहा कि माँ जी तुम्हारा नाम बताओ। उसने कहा कि मेरा नाम शुक्रान खान है। जैसे ही मुस्लिम नाम सुने तो उसने कहा कि लाइए वो ब्लैंकेट वापस दे दो, हम मुसलमानों को नहीं देते। तो देखिए ये भी जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। देखिए बिल्कुल, मैं खुश हो रहा था कि आपने 2 अच्छी खबरें सुनी। जी 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 जी। लेकिन अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है, एक बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट का इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ इंसानी हकूक़ कमीशन सख्त नोट लेना चाहिए। अरे मेरे भाई, अगर मैं भूखा हूँ, अगर कोई गरीब मुसलमान कोई भूखा है, हिंदू भाई उसे एक निवाला देता है और वापस लिया, तो क्या इंसानियत बाकी रहेगी? मैं कल 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक खबर देख रहा था। जी जी। दिल्ली की जामे मस्जिद में एक हिंदू लड़की है, गुज़श्ता 4 साल से मुसलमानों को इफ्तार करा रही है। माशाल्लाह, ये भी खबर हमने देखा है। बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी बात है कि एक साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बीजेपी का, उसको ये समझना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है। हिंदुस्तान, माना कि वज़ीर आज़म को तमाम लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन वो हर एक का तो वज़ीर आज़म है, मुल्क का तो वज़ीर आज़म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर गरीबों में आप सर्दी से बचने के लिए ब्लैंकेट तकसीम कर रहे हैं, अगर एक ब्लैंकेट किसी मुस्लिम खातून को चली जाती है तो उसमें से आपका क्या बुरा जा रहा है? मैं समझता हूँ आपके पैसे भी नहीं होंगे, वो किसी से चंदा लिए होंगे, मैं किसी से लूटे भी होंगे, चंदा के ज़बरदस्ती से भी वसूल करते हैं। ऐसे में भी आप इस तरह का जो रुझान पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा है, इसको बीजेपी और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक खबर है। मैं समझता हूँ कि इंसानियत किस कदर गिर गई है ये भी देखना है। लेकिन एक तरफ इस तरह की मायूसी से भरपूर खबरें आती हैं और तो एक तरफ आप जैसा कि नईम आज़ाद ने बताया कि जामे मस्जिद दिल्ली में तारीखी जामे मस्जिद है, वो जामे मस्जिद जिसके सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिताब करते हुए पाकिस्तान जाने वालों को रोका था, कहा था कि आओ तुम वापस आओ, ये तुम्हारा अपना मुल्क है और ये मुल्क तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा और ये जो तुम्हारी इबादतगाहें हैं, तुम्हारी मसाजिद हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इस तरह की खिताब किया था उन्हें, तारीख़ी खिताब था। तो बहरहाल वहाँ एक गैर मुस्लिम लड़की मुसलमानों को इफ्तार कराती है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 4 साल से करवा रही है, तो कितना हमारे एक हौसला बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हम निगेटिव जो चीज़ है उसको यानी दूर फेंकते हुए पॉजिटिव की तरफ चलते, डिलीट करते हुए पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और हम सलाम करते हैं उस लड़की को जो 4 साल से दावत इफ्तार का एहतमाम कर रही है जामे मस्जिद दिल्ली में। और इसी तरह हम सलाम करते हैं उन हिंदू तलबा को जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि मुस्लिम बच्चों को जो नमाज पढ़ रहे थे उनको उनका एक तहफ़्फ़ुज़ की एक हिफाजती ढाल बनकर खिदमत अंजाम दी। ये चीज़ें होती है। हम सलाम करते हैं उन हिंदू भाइयों को जो मुस्लिम कैदियों के हक़ में, मुस्लिम नौजवानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। ये है हिंदुस्तान की तहज़ीब। जी जी। तो बहरहाल एक खबर की जानिब चल रहे हैं नईम आज़ाद साहब, और वो खबर ये है कि रियासत तेलंगाना में KTR जो वर्किंग प्रेसिडेंट है BRS के, उनका एक बयान मंजर आम पर आया है। आपने देखा कि किसी जलसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर गांधी ख़ानदान माशी मसाइल का शिकार है तो तेलंगाना के जो कांग्रेसी कारकुन हैं वो उस ख़ानदान के लिए जिसकी खिदमत गैर मामूली रही है हिंदुस्तान के लिए 1000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए या इंतज़ाम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बात उन्होंने की थी। KTR कहते हैं कि कांग्रेस का जो AICC है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके लिए तेलंगाना तो ATM कार्ड बन गया है। जी, मैंने भी देखा आज KTR ने कहा है कि तेलंगाना को AICC का ATM मशीन बना। जी जी। देखिए, सियासी जमातें हैं, ये इस तरह की बातें तो होती रहती है। गुज़श्ता 2 साल से बार बार यही कह रहे हैं BRS के कायदीन कि तेलंगाना की अवामी दौलत चीफ मिनिस्टर कांग्रेस हाईकमान को पहुँचा रहे हैं।
जी जी जहाँ भी इलेक्शन होता है वो फंड्स यहीं से जाते हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। केरला के अभी जहाँ भी इलेक्शन आते हैं तेलंगाना से पैसा जा रहा है, इस तरह के इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कायदीन ने अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल जी जी और चीफ मिनिस्टर ने शायद दूसरे कंटेस्ट में कहा होगा कि हम कांग्रेस है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम बार बार यही कहते आ रहे हैं, गुज़श्ता 2 साल से खबरदार कर रहे हैं हम, लेकिन तेलंगाना के अवाम चौकन्ना नहीं हुए। आज खुद चीफ मिनिस्टर ने एतराफ़ कर लिया कि हम यहाँ से पैसे भिजा रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इल्ज़ाम है, जवाब इल्ज़ाम है, हमेशा चलते रहते हैं। जी 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 लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में 3 लाख करोड़ रुपए की मखरूज हो गई है सिर्फ 2 बरसों के दौरान। तो ये भी ये भी बात कहा कि 3 लाख रुपए की मखरूज हो गई है, लेकिन कोई भी तरक्याती कामों में पेशरफ नज़र नहीं आई, ये भी बात कही है। और ये कहा है कि सरकारी अराजियात पर कांग्रेस के कायदीन गिद्ध बनकर मंडला रहे हैं। अच्छा, इस उन्होंने हिलटॉप पॉलिसी का हवाला दिया, जो सनतों को जो अराजी दी गई थी वो अराजी वापस लेने की जो पॉलिसी उस पर बात की गई थी। लगा चरला का उन्होंने तस्करा किया है, साथ ही कबायली इलाकों के अराजियात कब्जा करने की बात वो उसका भी हवाला दिया। जी जी बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि किसी भी हुक्मरान को आवाम की बहबूद के लिए इक़दाम करने चाहिए। जैसा कि हिल टॉप के जो पॉलिसी है वो सिलसिले में यही कहा जा रहा है कि अनुमुल्ला ब्रदर्स जो है वो ज़मीना हड़प रहे हैं, इस तरह की बातें भी होने लगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी तो नाज़रीन, आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बहुत मुख्तलिफ मिसालें दी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मिसाल के तौर पर बाद मरतबा आप देखेंगे कि एक मुकामी मुहावरा होता है या लहजा होता है या अंदाज़ तख़ातुब जो होता है, वो कहा जाता है कि भाई अगर इनके पास पैसे नहीं है तो हम ला के देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो एक जुमले के तौर पर भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम आपको लिए चलते हैं मद्रास में। आप देखें तमिलनाडु में DMK की हुकूमत है और वहाँ स्टालिन चीफ मिनिस्टर है और उनके बेटे जो है उदयानिधि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज है। और उन्होंने कई मरतबा ऐसे बयान दिए हैं जो सनातन धर्म वाले जो मानने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। ख़ास तौर पर ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा यानी छुरका लगा, जिसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा यानी बरहम भी हुए और कई BJP लीडर्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। अब आपको बता दूं कि अब जैसा कि मैंने कहा कि जुमलेबाज होते हैं, तो उसमें आप देखिए उदयानिधि ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें वज़ीर-ए-आज़म का डर नहीं है, यानी PM का कोई खौफ नहीं है। PM तो दूर की बात है, अगर PM का बाप भी आता है तो हमें कोई डर की बात नहीं है, हमारे लिए कोई खौफ नहीं है। इस तरह की जब बात हो रही थी, शहजाद पूनावाला आज BJP के तर्जुमान है, वो और हमारे रियासती तेलंगाना BJP के जो सरबराह है रामचंद्र राव, उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की, कहा कि तुमने PM के बाप का नाम लिया है। तो ये एक मुहावरे के तौर पर उन्होंने किया है ऐसा। जी देखिए, वहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं। जी जी हर पार्टी यही चाहती है कि अवामी इत्मीनान हासिल की जाए। इन्होंने तो सिर्फ बाप का नाम लिया है। जी हाँ जी हाँ। वो लोगों तो BJP के कायदीन तो क्या क्या कहते हैं, आप राहुल गांधी से के बारे में बहुत बुरी बातें कही थी उन्होंने, कहते हैं। जी देख सकते हैं आप क्या कहते हैं। जी जी उन्हें सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं होती उसको भी वहाँ पर ला के खड़ा सकते हैं, जो है उसको भी गलत है साबित कर सकते हैं कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यानी झूठ BJP का काम ही वही है। BJP को मालूम है कि साउथ में BJP बहुत कमज़ोर है। हाँ, साउथ में आगे नहीं आएगी। तेलंगाना में कोशिश कर ली, कामयाब नहीं हुए। कर्नाटक में कामयाब हुए थे, फिर कांग्रेस ने दोबारा अख्तियार हासिल कर लिया। आंध्र प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी से इत्तेहाद करते हुए वहाँ पर मखलूत हुकूमत में शामिल है। तो इस तरह से वो जुनूबी हिंद में अपने कदम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे पहला टारगेट जो है तमिलनाडु है। जी हाँ जी हाँ। तमिलनाडु में आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने समझता कि तमिलनाडु के लोग, केरला के लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, जब स्टालिन के बेटे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि सनातन धर्म जो है वो मसावात और समाजी इंसाफ के खिलाफ है, उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद आप देखेंगे BJP लीडर्स किस कदर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये खबर ये इसलिए पेश किया क्योंकि एक मुहावरा हो या तर्ज तखातुब हो, उसकी मिसाल देने के लिए पेश किया था कि जुमले में होता है, जैसा कि अदालत में कहा जाता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, लेकिन कत्ल नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें होती हैं। नहीं, यहाँ पर भी बोलते हैं आपकी जागीर, बाप की जागीर है। जी हाँ जी हाँ जी बोलते हैं, तेलंगाना में भी बोलते हैं। नहीं, अब आप देखिए BJP के जो कायदीन हैं वो एक नारा भी लगा रहे हैं आसाम में कि तुम्हारे ये अब्बू की जागीर नहीं है। तो अब ये क्या है फिर?
तो ये चल रहा है। अगर ये कहता है कि अब्बू की जागीर नहीं है तो दूसरा कहेगा कि तेरे बाप की जागीर है, ये भी जवाब में मिल सकता है। ये टिट फॉर टैट, वर्ड्स एक ही है। हाँ एक ही टे, बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ये खबरों का सवाल है, हम आपको लिए चलते हैं मैक्सिको की खबर अब फिल वक्त सारी दुनिया में छाई हुई है। और आपको बताना ये का मकसद यही है कि वो खबर क्यों छाई हुई है। इसलिए छाई हुई है कि मैक्सिको में मंशियात का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी अमेरिका से लेकर यूरोपीय ममालिक में, तमाम ममालिक में मंशियात वहाँ से सप्लाई की जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिकी वफाकी एजेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उस ग्रुप का नाम है CGNG। CGNG एक बहुत बड़े मंशियात का इसका वो है ग्रुप है, और इसका जो सरबराह है, इसका सरबराह है एल मेंचो को अब एक फौजी कार्रवाई में मार दिया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस कदर लोग समाज में या माशरे में असर रखते हैं। मेक्सिको के अक्सर सूबों में सड़कें बंद कर दी गई हैं, और हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने भी अपने हिंदुस्तानी शहरियों से कहा है कि वो बाहर ना निकलें। देखिए मैं समझता और नईम मिर्जा साहब, इस पे तकरीबन 15 मिलियन डॉलर का वो था, इनाम था सर पे। जी जी। देखिए मंशियात जो है वो अलग चीज़ है। अब वो अलग बात है कि चंद लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करते हैं। और मंशियात का किंग था, आसपास के 5 ममालिक में वो मंशियात सरबराह करता था, सबके लिए मतलूब था। अमेरिका हो या हर एक की नाम नाक में दमक करके रखा हुआ था। एक फ़ौजी कार्रवाई में उसको कत्ल कर दिया गया। उसके जो हामी थे बड़े पैमानों पर सड़कों पे आ गए हैं। मैं समझता हूँ ट्रक्स ला के रोडों पे जाम कर दिए हैं, ट्रैफिक जाम कर दिया गया। आपने भी कहा कि अमेरिका ने भी कहा ये बात कि अपने अपने शहरियों को हिफाजत से रहने की या फिर उसकी अपील जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ की तकरीबन 1.5 करोड़ डॉलर उसके सर पर इनाम था। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अब अमरीकी जो है राहत की सांस लेने लगे हैं। तो इस कदर ख़तरनाक आदमी था वो, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक ये ड्रग या मंशियात से जुड़े लोग होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और ये कहा जाता है कि बरसों से वो एक वहाँ पर अपना एक सल्तनत चला रहा। पहले तो एक जेल में था वो। जी जी। फिर उसके बाद जब दोबारा गया तो शायद थोड़े दिन पुलिस में भी था। जब पुलिस में जब था तो उसके जो मंशियात सरबराह करने वाले, तकसीम करने वाले जो लोग हैं उनसे उनके ताल्लुकात बन गए थे। उसके बाद वो अपनी पुलिस की ड्यूटी छोड़ के फिर वो मंशियात के उसमें आ गया। वो पहले एक ग्रुप में शामिल हुआ था, फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अपना एक तंजीम बना ली, उसके ज़रिए वो कर रहा था। तो ये जब ये ऐसे इस तरह के वाक़यात में लोग मुलव्वस होते हैं तो दुश्मनी बन जाते हैं लोगों की। जी हाँ, एल मेंचो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। इनके पास हेलीकॉप्टर्स, इनके पास हर चीज़ इनके पास हुआ करती थी, हथियार जो एक मुल्क के पास होने चाहिए। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब ले चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ अमेरिका और ईरान बातचीत से मुताल्लिक़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की बातचीत जारी है जौहरी तनाज़े को लेकर, और ये दोनों ममालिक के माहदे पर पहुँचना चाहते हैं। और ये कहा जा रहा है, जो ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत है उससे इशारे मिल रहे हैं कि एक माहदा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी भी मुमकिन सूरत हाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये भी उन्होंने कहा है, यानी जंग व जद्दाल की तरफ उनका इशारा था। इसके अलावा जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जुमेरात को वो सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा है विटकोफ, उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें माहदे का मसवदा पेश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख़राब बात यह है कि अमेरिका के 2 बहरी बेड़े ईरान के करीब पहुंच गए हैं। देखिए ये तो गुज़िश्ता 20 दिन से देख रहे हैं। जी हाँ, कभी भी हमारा का हमला कर सकता है, इस तरह की बातें की जा रही है। एक तरफ अमेरिका डरा रहा है, फिर दूसरी तरफ बातचीत पर टेबल पर अमन की बात करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी वही कर रहा है, वो कभी पीछे नहीं हट रहा है। वो भी इनका जवाब पत्थर से देने की बात कर रहा है। फिर वो भी बातचीत के टेबल पे आने के लिए तैयार है। जी जी। तो दोनों ममालिक एक दूसरे को डरा धमका रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा किसको झुका सकता है। इस पर लोगों की नज़र। लेकिन एक बात है, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हर हाल में जंग चाहते हैं और उकसा रहे हैं अमेरिका को। जी जी। वो इसलिए कि क्योंकि उन्हें इसको मालूम है कि खलीजी ममालिक में सिर्फ ईरान ऐसा मुल्क है जो उसको तबाह तारज कर सकता है। जी जी। इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को तबाह कर दे ताकि अपनी पोजीशन को मजबूत कर ले। जी जी जी। वैसे बनाज़ में इसराइल से मुतालिक और हिंदुस्तान से मुतालिक हमारे पास बहुत सी खबरें हैं, लेकिन एक खबर बहुत ज़्यादा अहम है और वो है रियासत तेलंगाना के काबीनी इजलास। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि काबीनी इजलास जारी है, तो हम पूछते हैं नईम वजह से उसकी अहमियत के बारे में, बजट से कोई ताल्लुक़ है उसका? देखिए बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा। अब ये इस इजलास में काबीना के इजलास में बजट की को खतियत दी जाएगी,
कि कब सेशन शुरू होगा, कब बजट पेश किया जाएगा, शायद मैं समझ तारीख का तयन किया जाएगा जी। साथ ही साथ बजट सेशन में कई क़वानीन हैं, जैसा गिर कानून है, जैसा छोटे मजदूरों का वगैरह जो है, वो एक कानून लाने की बातचीत चल रही है। साथ ही साथ हेट स्पीचेस की भी बातचीत चल रही है, हेट स्पीच के खिलाफ भी कानून लाने की बात चल रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ज़िला परिषद, मंडल परिषद के इंतखाबात का भी इसमें जायज़ा लिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि ग्राम पंचायत के इंतखाबात में कांग्रेस ने 75% कामयाबी हासिल की। जी जी। और बल्दियाती इंतखाबात में 90 to 95% कामयाबी हासिल की, जिसके बाद हुक्मरान जमात के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी ऐसे हालात में ज़िला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात कराए जाते हैं तो वहाँ पर भी कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। आवाम का रुझान हुकूमत के तरफ है, हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम खुश हैं, इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन देखना है कि अख्ताम के बाद क्या नताइज सामने आते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासती काबीना का इजलास का सवाल है, और एक खबर है हमारे पास, वो भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है। और तेलंगाना में आपको बता दूं कि एक ज़िला है आदिलाबाद। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में एक यानी RTC यानी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस जो है वो पुल में गिर पड़ी, पुल से नीचे गिर पड़ी, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि 30 मुसाफिरीन उसमें सवार थे। 30 में से 30 तो ज़ख्मी हुए, लेकिन उनमें से 5 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। और ये जो है आदिलाबाद, आसिफाबाद से आदिलाबाद जा रही थी बस ये। देखिए रियाज साहब, हालिया दिनों में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी जी। इस पर हुकूमत को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ RTC ड्राइवर्स हो या फिर दूसरे ड्राइवर्स जो भी है, उनके लिए खुसूसी अहकामात, हिदायतें जारी करनी चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, इनके खिलाफ अगर सख्त क़वानीन नहीं की जाती तो शायद इस तरह के वाक़यात मज़ीद पेश आते रहेंगे। जी जी। और नईम साहब आपको बता दूं कि सुबह वाक़या पेश आया है, और उस वक्त जो ज़राई मज़दूर होते हैं वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बस जो है वो पुल से नीचे गिर गई है। तब उन्होंने पुलिस को खबर दी और पुलिस वहाँ पर पहुँची और जो ज़ख्मी थे उन्हें अस्पतालों में शरीक किया। जी जी। अच्छी बात यह है कि किसी के हलाक होने की अभी तक इत्तला नहीं हुई। जी हाँ जी हाँ। लेकिन आपने बताया कि 5 शदीद ज़ख्मी हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक है हालत। जी जी। तो अगर उनका भी बेहतर इलाज किया जाए तो बेहतर अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इसराइल का दौरा करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि 2017 में उन्होंने पहली मरतबा दौरा किया था, जो किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा इसराइल था। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त उन्होंने फ़लस्तीन का दौरा करने से गुरेज किया था। हो सकता है कि अपने दोस्त नेतन्याहू के इसरार पर या दबाव पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ये बता दूं कि 2017 का जो दौरा किया गया वो दरअसल यानी कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, यानी आप देखेंगे कि लड़कियों का जो दलाल था, सप्लायर था, जेफरी एप्स्टेन, उसके मशवरे पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया। और उसके मशवरे पर वहाँ उन्होंने नाचा और गाया भी, और इसलिए गाया नाचा ताकि उस वक्त के जो सदर थे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सके। क्योंकि उस दलाल ने कहा था कि आप वहाँ जाकर इसराइल में नाचिए और गाइए, तो जिससे ट्रंप खुश हो जाएंगे। तो बहरहाल हिंदुस्तान और इसराइल के ताल्लुकात भी अच्छे हो गए, हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। लेकिन अब किस दलाल की यानी मशवरे पर इसराइल का दौरा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, ये पता नहीं है। ताहम हमारी मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा ने एप्स्टीन के जो इल्ज़ामात हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मशवरा देने की बात है, उसे सिरे से ही इनकार कर दिया है और तरदीद की है कि कभी भी एप्स्टीन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एप्स्टीन की जो इल्ज़ामात है वो सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। जी नहीं मिर्जा साहब, ये 2 रोज़ा दौरा है। और आपको बता दूं कि 1992 में PV नरसिम्हा राव जब वज़ीर-ए-आज़म थे UPA के, उस वक्त हिंदुस्तान और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हुए और $200 मिलियन की जो बाहिमी तिजारत थी। अब आप देखेंगे 2024 में ये बढ़कर $6 अरब हो गई है। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान चीन के बाद अगर सबसे ज़्यादा निसार किसी पे कर रहा है तो वो इसराइल पे कर रहा है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का टेलीफोन टैपिंग, वहाँ के हथियार, जी हाँ, किसानों के लिए ज़राई जो भी है, जो भी अशिया है, तमाम चीज़ें वहाँ से मंगाई जा रही हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पता नहीं वो अमेरिका के दबाव पे किया जा रहा है या एप्स्टीन ने कहा था आपने उससे कर रहे हैं, पता क्या मजबूरियाँ हैं। दूसरे और ममालिक से भी कर सकते हैं, जबकि हम आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के खलीजी ममालिक से हमेशा खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं, और इसराइल जो है हमेशा खलीजी ममालिक के ख़िलाफ़ रहा है। जी जी। लेकिन
जिस तरह से तेलंगाना हिंदुस्तान में बीजेपी मुसलमानों को नज़रअंदाज करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है, इसी तरह मुसलमानों को नाराज़ करने के लिए, खलीजी ममालिक को नज़रअंदाज करने के लिए इसराइल से दोस्ती खास बढ़ा रही है। जी जी, आप देखेंगे कि गुज़िश्ता साल सितंबर में हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान एक माहिदा हुआ था, BIT यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, वो माहिदा हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1988 में ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि हिंदुस्तान पहला मुल्क था जो गैर अरब मुल्क जिसने फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। लेकिन आप देखिए गांधी जी 1947 से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत तक, कांग्रेस हो या हिंदुस्तान की क़यादत हो, इवन वाजपेयी ने भी फ़लस्तीनी काज की तायद की थी। जबकि बीजेपी आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात यानी क़ुर्बत इख्तियार करती जा रही है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उसने RSS से ताल्लुकात बनाए हैं और उसकी जो मनसूबाबंदी है वो उसमें शामिल है RSS भी। देखिए RSS क्या है, 100 ईयर्स मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, और जिस तरह से बात की जा रही है वो देखते हैं हम कि RSS वाले किस तरह से अपने एक एक करके तमाम मनसूबों को पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और मरकज़ी हुकूमत वही कर रही है जो RSS चाहती है। दस्तूर को तब्दील करने की बात हो या फिर कोई और दूसरी चीज़ें हैं, वो एक एक करके RSS के शहरों पे काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसराइल का साथ जो ताल्लुकात बनाए गए हैं उस पर अरब ममालिक को गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अरब ममालिक के साथ मिलकर यानी मुत्तहिदा अरब इमारात है, बहरीन है, मराकश है और हिंदुस्तान है, उसके साथ मिलकर हेक्सागोनल एक एक्सिस बनाना चाहते हैं, एक इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं नेतन्याहू, जो कि जंगी मुजरिम है। ऑलरेडी आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया हुआ है, मतलूब है, ये वांटेड है। जी, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप अमेरिका को खुश करने के लिए जो मुस्लिम ममालिक को जो नाराज़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर दोबारा संजीदगी से गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक को भी सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तान को मज़ीद आगे बढ़ने से किस तरह रोका जा सकता है, उसके ऊपर भी उनको, यानी इसराइल से क़ुर्बत से, बस इसराइल की क़ुर्बत से। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।